हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो? देखिए, इन द लास्ट लेक्चर हमारी ये फोर्स की सीरीज चल रही थी। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन से फर्स्ट लॉ के बारे में जाना था, सेकेंड लॉ के बारे में जाना था और लीनियर मोमेंटम के बारे में जाना था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कैसे कंजर्व करते हैं और फर्स्ट लॉ का मतलब उसका स्टेटमेंट देखा था कि उसके एग्जाम्पल्स कई सारे देख लिए थे। ये तो न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ तक देख लिया था हमने। आज हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे कि इसमें क्या होता है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन पेयर किसको बोलते हैं। और उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल का भी सेशन रहने वाला है। इसमें हम जितने भी मोशन रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स कवर हो सकते हैं, जितने टाइप्स के, वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि आपने तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जाना ही मतलब सुना ही होगा, कभी न कभी तो सुना ही होगा कि न्यूटन के तीसरा नियम क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। थर्ड लॉ वही जो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई मतलब इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर मैं ये कहूँ, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ अपनी हाथों से ऐसे, तो क्या होगा? क्या होगा? ब्लॉक क्या होगा? मैंने अगर इस पे फोर्स लगाया ब्लॉक पे, तो क्या करेगा ना, ब्लॉक भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगाएगा सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, विथ सेम मतलब इक्वल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम मेरे ऊपर भी लगाएगा वो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इट इज द इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज। न्यूटन थर्ड लॉ में मैंडेटरी क्या है? दो बॉडी का इंटरेक्शन होना चाहिए। एक सिंगल बॉडी न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकती। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो क्या होगा? ब्लॉक एक ग्राउंड पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, ठीक है, मान लो एफ फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो ग्राउंड भी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, तभी ये बैलेंस भी है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज द रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए, एक्शन क्या होता है? मैंने कुछ काम किया, फोर्स लगाया ब्लॉक पे, तो दैट इज द एक्शन। और ब्लॉक ने मेरे ऊपर एक फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द रिएक्शन। समझ में आ गया? सो अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ इफ टू बॉडीज गेट्स इंटरेक्टेड and if one object applied force on other object, then other object applied the same equal and opposite force on the first object। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूं, कैसे ही फोर्स लगाऊं, ऐसे लगाऊं, तो ब्लॉक भी मेरे ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। अगर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पोर्टर को, पोर्टर तो जानते हो, कुली को जानते हो, उसके ऊपर अगर लगेज मान लो ये रखा हुआ है, ये लगेज है, ठीक है, और ये लेके कैरी कर रहा है, तो लगेज ने क्या कर रहा है? लगेज देखो, यहाँ पे दो बॉडी का इंटरेक्शन रहा है, एक तो लगेज हो गया, दूसरा बॉडी का पोर्टर का हेड हो गया। तो लगेज क्या कर रहा है? हेड पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, लगेज क्या कर रहा है? हेड पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो हेड भी क्या कर रहा होगा? लगेज को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। वो फोर्स रिएक्शन है, वो इक्वल है। और वो फोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, क्योंकि रिएक्शन है, सेम फोर्स लगाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दैट इज, लगेज क्या कर रहा है? हेड पे लगा रहा है एक्शन, और हेड क्या कर रहा है? लगेज पे लगा रहा है, दैट इज द रिएक्शन। तो यहाँ पेयर बन रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, अगर मान लो एक ये स्ट्रिंग है, ये फिक्स्ड है, इधर से ये रस्सी है, रस्सी को मैं अपनी हाथों से अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो क्या यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा? रस्सी को मैं अपने हाथों से अपनी तरफ खींच रहा हूं, मतलब कि पहले एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए दो बॉडी का इंटरेक्शन होना चाहिए। मेरा हाथ और रस्सी एक बॉडी हो गया, मेरा हाथ एक बॉडी, रस्सी दूसरी बॉडी, दो बॉडी का इंटरेक्शन हो गया, और मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, मान लो फोर्स एफ लगा के अपनी तरफ खींच रहा हूं। तो देखो क्या होगा ना, रस्सी भी क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि इधर की तरफ रस्सी भी फोर्स लगा रहा होगा, उसको टेंशन बोलते हैं, टेंशन टी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो रस्सी भी क्या कर रहा होगा?
अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। और भी कई सारे एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लो ये एक टेबल है, टेबल पर सिंपली ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। मान लो बुक रखा हुआ है, ये बुक है, तो बुक क्या कर रहा होगा, बुक टेबल पे फोर्स लगा रहा हो नीचे की तरफ। अब बुक ने टेबल पे फोर्स लगाया, दैट इज वो तो हो गया एक्शन। अब रिएक्शन कहां से होगा, रिएक्शन टेबल लगाएगा बुक पे ऊपर की तरफ, ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और भी हम एग्जांपल देखते हैं हमारी डेली लाइफ में कैसे हम इसको यूज करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को किस तरह से सबकॉन्शियसली यूज हो रहा होता है। देखो कैसे, पहले तो ये देख लो एक्शन रिएक्शन पेयर, ये बॉल है, ये देखो बॉल है, ये ग्राउंड पे आई, बॉल ने ग्राउंड पे किया एक्शन, तो ग्राउंड ने बॉल पे किया रिएक्शन ऊपर की तरफ। बॉल नीचे आई, बॉल ने क्या किया, नीचे एक्शन किया, बॉल ने एक्शन किया। अब ग्राउंड ने क्या करेगा, ग्राउंड उस पर भी एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में और सेम फोर्स, तो उसको बोल देंगे रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज द एक्शन, नीचे हो रहा है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्शन, अब ग्राउंड लगा रहा है तो रिएक्शन, ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। और भी देखो, जब आप रास्ते में चलते हो या फिर दौड़ते हो, तो आप पहले तो किस फोर्स की वजह से आप चल पाते हो, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वो फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शन। ये आपसे क्वेश्चन कभी भी कोई पूछ सकता है वाइवा वगैरह में, कि आपको चलाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रिक्शन। देखो कैसे, देखो जैसे यहां पे इस पैर पे देखो, इस पैर पे नोटिस करो, ये क्या कर रहा है, ये पैर क्या कर रहा है, ग्राउंड पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड भी क्या कर रहा होगा, देखो ये पैर है, पैर ने क्या किया, एक्शन किया पीछे की तरफ, तो ग्राउंड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा आगे की तरफ, और वो रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ किसके में होता है, फ्रिक्शन। ये होता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं या फिर आगे दौड़ पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो, मान लो हमें बोल दिया जाए कि बिल्कुल नंगा पैर हमें आइस पे चलना है, आइस पे दौड़ना है, तो दौड़ पाओगे नहीं, क्योंकि वहां फ्रिक्शन बहुत 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 रेयर है, स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, वहां पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं देखे होगा, आप मड में अगर चलना बहुत मुश्किल होता है, स्कीडिंग बहुत तेज होती है, बहुत तेज फिसलता है, स्कीड कर जाता है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता वहां पे, फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो फ्रिक्शन हमें रिस्पॉन्सिबल होता है चलाने के लिए, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल वहां पे, फ्रिक्शन जबकि है ही नहीं, तो हम कैसे चल पाएंगे वहां पे, समझ रहे हो। तो आप देखो, हमने पैर पे जैसे आप कभी नोटिस करना, आप जब भी पीछे वाला पैर ऐसे बढ़ाते हो आगे की तरफ, क्या होता है, आपने फोर्स लगाया ग्राउंड पे पीछे की तरफ, और तो ग्राउंड ने भी आप पे रिएक्शन किया आगे की तरफ, सो दैट इज द एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट, ठीक है जी। और कहां एग्जांपल्स हमने देख सकते हैं, ये देखो, देख रहे हो, देखो ध्यान से देखना, देखना है भी, देखो। अब जैसे ही क्या किया, ये लड़का यहां से दौड़ के आया और दौड़ के यहां से जंप किया, ठीक है, यहां से जंप किया यहां तक, और जैसे ही जंप करता है, यानी कि ये क्या करता है कि अपने पैर को पुश करता है, मतलब इस पे धक्का मारता है, किस पे, शिप पे पैर से धक्का मारता है पीछे की तरफ। जब ये पीछे की तरफ धक्का मारता है, देखो आपने देखा होगा पीछे की तरफ धक्का मारा है, देखो ये गया पीछे की तरफ, ये शिप यहां थी पहले, यहां से यहां चली गई, पीछे की तरफ गया, तो शिप ने क्या किया, इसके ऊपर शिप ने क्या किया, न्यूटन थर्ड लॉ को यूज कर लिया, कैसे, पैर से इसने शिप पे मारा पीछे की तरफ, तो शिप ने भी इसको मारा आगे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स के साथ, ठीक है। तो जैसे इसको आगे की तरफ धक्का मारा, तो ये देखो बिल्कुल यहां पे आ जाएगा, लैंड कर जाएगा यहां पे, देखो ये यहां पे आ गया आराम से, और देख रहे हो शिप पीछे की तरफ जा रहा है, शिप पीछे की तरफ गया, यहां था, अब देखो यहां चला गया, और जब से शिप जितने फोर्स पीछे की तरफ गया, उतने फोर्स से ये लड़का आगे की तरफ गया, दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
फाइन। और देखो हम कहाँ यूज करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को, ये देखो आप देखे होगे कि आप मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, या फिर अगर किसी के पास लाइसेंस वाला गन होगा तो उसने देखा होगा किसी को चलाते हुए। तो क्या करता है, जैसे ही हम राइफल को फायर करते हैं, जैसे ही हम फायर करते हैं क्या होता है, राइफल थोड़ा पीछे की तरफ आता है, फायर होने के बाद जस्ट तुरंत एक झटका लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे ये देखो तोप है, ये कैनन है, ठीक है, कैनन है। अब ये जैसे इस पे फायर करता है ये आगे की तरफ गया, लेकिन ये कैनन थोड़ा पीछे की तरफ आया। क्यों आया, इसको बोलते हैं रिक्वाइलिंग। रिक्वाइलिंग मतलब कि वो थोड़ा झटका, मतलब जर्क लगना, पीछे की तरफ आना, इसको रिक्वाइलिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। कैसे, अब ये कैनन फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ बॉल पे, आगे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो बॉल भी उसको क्या कर रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर कैनन फोर्स लगा रहा है बॉल पे आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जा रहा है, और बॉल भी क्या कर रहा है, उसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, क्योंकि कैनन का मास ज्यादा है इसलिए ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा है। अगर मास कम होता तो ये भी सेम डिस्टेंस से उतना ही दूर जाता, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, सेम डिस्टेंस से उतना ही दूर जाता, सेम स्पीड से। लेकिन अब कैनन का मास बहुत ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा दूर जा नहीं पा रहा है, वो थोड़ा पीछे आ जा रहा है, देखो थोड़ा खिसक जा रहा है, बॉल आगे की तरफ निकल जा रही है। सो दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बॉल एंड कैनन। सेम विद द राइफल आल्सो। राइफल में जैसे ही आप फायर करते हो, अब झटका आपको पीछे की तरफ लगता है, यानी कि बॉल, गोली तो, बुलेट तो सीधे जाती है, लेकिन आपको पीछे की तरफ, क्यों, बुलेट भी हमारे ऊपर राइफल पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्लियर एंड कट। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पे फोर्स लगाता है तो सेम फोर्स अप्लाई होता है। जैसे मान लो अगर ये कोई बॉल है, ठीक है, ये बॉल ऐसे ये रेस्ट पे है और ये बॉल मूविंग है, फाइन, ये मूविंग बॉल है। अब ये बॉल जाके इस पे टकराई, तो अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद तो बॉल इस पे फोर्स लगाया होगा एफ, ठीक है, बॉल ने तो कुछ फोर्स लगाया होगा रेस्ट वाले बॉल पे। ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, तो बॉल 1 ने 2 पे फोर्स लगाया होगा, F12, F on 1 due to 2, sorry, F on 2 due to 1, F on 2 due to 1, F ने 2 पे फोर्स लगाया, 1 ने 2 पे फोर्स लगाया, तो क्या हुआ होगा, 2 ने भी 1 पे फोर्स लगाया होगा, F on 1 due to 2। और ये जो फोर्स होगा F12 इक्वल्स टू कितना होगा मैग्नीट्यूड में, F21, ठीक है, सेम फोर्स होगा ये मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, वैल्यू सेम होगी दोनों फोर्स की, बट डायरेक्शन देखो अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये तो हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसको हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आप अपने डेली लाइफ में कभी एक्सपीरियंस कीजिए, आपको हमेशा हर जगह देखने को मिल जाएगा। किसी भी दो बॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है, अगर एक बॉडी फोर्स लगा रही है तो दूसरा भी उस पर सेम फोर्स लगा रहा होगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस चैप्टर से, चैप्टर मोशन से। देखो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अ बॉक्स ऑफ मास कितना है, अ बॉक्स ऑफ मास 40 ग्राम, 40 केजी। 40, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है अप्रोच आपको पता है क्या होता है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है डायग्राम अपने दिमाग में बनाते जाओ या फिर पेपर पे बनाते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैप्टन ऑफ फ्लोर, ये फ्लोर हो गया मान लो। संजय इज ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम द लेफ्ट एंड हरीश इज ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम द राइट। मान लो ये संजय है, ठीक है, और मान लो ये हरीश है। ये हो गया संजय, ये हो गया हरीश, हरिकेश। अब इसने क्या किया, इसने फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, बोल रहा है ना संजय इज ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्स लगा रहा है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब संजय लेफ्ट से फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय देम आर 25 न्यूटन, ये 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और हरीश राइट से फोर्स लगा रहा है इस पे 35 न्यूटन का, ठीक है। हाउएवर द बॉक्स रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द फ्लोर। अच्छा देखो इसने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 35 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट स्टिल ब्लॉक अभी भी क्या है, रेस्ट पे है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कारण है ब्लॉक को रेस्ट पे आने पे, ब्लॉक रेस्ट, जबकि यहाँ पे नेट फोर्स तो कुछ फोर्स लग रहा है, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, ठीक है, नेट फोर्स कितना आ रहा है, 10 न्यूटन का,
10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, लेकिन फिर भी ब्लॉक रेस्ट पे है। क्यों? कारण यह है कि ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। वो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक रहा है, इसको फ्रिक्शन फोर्स रोके हुए। देखो नेट फोर्स किधर होगा? नेट फोर्स किधर की तरफ होगा? इधर 35 है, इधर 25 है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 35 माइनस 25 दैट इज 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट से फोर्स लग रहा होगा कितना? 10 न्यूटन। ठीक है, राइट से लेफ्ट कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन। जस्ट सेकंड, 10 न्यूटन राइट से लेफ्ट लग रहा होगा। तो अब क्या करेगा? फ्रिक्शन इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ताकि तभी तो बैलेंस हो पाएगा। देखो, यानी कि मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ये 40 केजी का है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, कितना? 10 न्यूटन। नेट फोर्स इधर 10 न्यूटन है। अब ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड क्या कर रहा होगा? इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तभी तो जाके क्या होगा? रेस्ट में आएगा। कितना फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। बोलो समझ आ गया? बोलो, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉक्स। फाइन, आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर। अगला देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम केप्ट एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। देखो 300 ग्राम का एक बॉडी रखा हुआ है। पहले आप इसको खुद से ट्राई कर लो एक बार, पॉज करके, फिर मैं इसको बता देता हूं। कर लिया? 1 2 3 4 फाइन। कितना आया आंसर? देख लो। अ बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम केप्ट एट रेस्ट, रखा हुआ है रेस्ट पे, ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अपने कुछ इंटरनल फोर्स की वजह से मास 300 ग्राम था, वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया दो पार्ट में। फाइनली क्या हो गया? दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, वन पार्ट ऑफ मास 200 ग्राम। एक तो मास 200 ग्राम होगा, दूसरा कितना होगा? 100 ग्राम होगा ऑब्वियसली। इस वन पार्ट ऑफ मास 200 ग्राम इज फाउंड टू मूव एट 12 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट। मतलब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है कितना? 12 मीटर पर सेकंड से। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट? इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, देखो ये 300 ग्राम क्या था? रेस्ट पे रखा हुआ था। 300 ग्राम रेस्ट पे रखा हुआ था, अपने आप अपने इंटरनल फोर्स की वजह से वो ब्रेक हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया 200 ग्राम, दूसरा हो गया 100 ग्राम। 200 ग्राम वाला 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा, 100 ग्राम वाला कुछ 20 स्पीड से चलने लगा होगा। तो बताना वी क्या है? ये किस केस में हो सकता है? ये बॉम्ब के केस में हो सकता है, अपने इंटरनल फोर्स की वजह से ब्रेक हो जाए। ठीक है, देखो एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितने हैं? एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, कोई फोर्स तो हमने अप्लाई किया नहीं, या फिर बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो इसका हम कंजर्वेशन ऑफ, इसका लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या कंडीशन है कि आपका नेट फोर्स क्या होना चाहिए? सिग्मा एफ एक्सटर्नल 0। नेट फोर्स एक्सटर्नल कितना होना चाहिए? 0। एक्सटर्नल, इंटरनल कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम को कंजर्व कर दो। मोमेंटम कंजर्व मतलब P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी कितना था इनिशियली? रेस्ट पे था। 300 इंटू 0, फाइनल कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। और ये 12 मीटर पर सेकंड उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। और 100 मान लो ये भी ईस्ट में जा रहा, मान लो अगर किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो तो v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 0, ये हो गया 2400, प्लस ये हो गया 100v। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -24 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी वैल्यू, स्पीड कितनी है 100 ग्राम वाले की? 24 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो हमने इधर की तरफ लिया था, ईस्ट की तरफ लिया है, लेकिन माइनस में आया, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि जो 100 ग्राम वाला होगा, 100 ग्राम की जो पार्ट होगा वो इधर की तरफ जा रहा होगा, वेस्ट की तरफ, विथ स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड। फाइन। तो आई होप ये भी आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। A car of mass 1000 kg, including everything inside it, is moving on a horizontal road with a velocity of 72 km per hour. देखो एक कार है, कितना मास है इसका? 1000 kg मास है। वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? वेलोसिटी से 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, क्या होता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए? 5/18 बता रखा है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड।
द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड द कार स्टॉप्स इन 4 सेकेंड। अप्लाइज द ब्रेक्स एंड कार स्टॉप्स इन 4 सेकेंड। अगर मैं इसको u की जगह u अगर मैं बोल दूं 20 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल स्पीड से वो 20 मीटर पर सेकेंड से कार चल रही थी आराम से, फाइनली क्या हो जा रही है 4 सेकंड के बाद, ब्रेक मारने के 4 सेकंड बाद 0 हो जा रही है। तो v इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। ये 3 डेटा मिल गया हमें। अज्यूम दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हाउ मच फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाउ मच फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द कार। तो कार पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा, कार पे मतलब कि देखो कार तो रोक, कार पे कोई फोर्स ब्रेक अप्लाई करेंगे तभी तो रुकेगी, तो कार पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा, उसका एक्सेलरेशन जब मान लो जो भी होगा एक्सेलरेशन और उसका मास कार का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन यही होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो अप्लाई कर दो यू वी टी दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या हो जाना है 0, u इक्वल्स टू माइनस ए टी, तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस यू बाई टी। तो माइनस यू की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 4, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स यानी कि उसको रुक के वो बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो जो फोर्स अप्लाई किया होगा किसने, कार ने, फाइंड विच ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड दिस फोर्स। अच्छा, हाउ मच फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द कार, कार पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा, कार पे देखो मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या किया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज किया है, तो v तो 0 हो जाएगा, तो u इक्वल्स टू माइनस ए टी, तो a इक्वल्स टू माइनस यू बाई टी, वही चीज। अब देखो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास 1000 kg, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड यानी 5000 न्यूटन। अब देखो ये किसने, ये किसका फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाय द किसका, किसका फोर्स है, ये फोर्स ब्रेक ने अप्लाई, कार ने किया अप्लाई 5000 न्यूटन, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये क्या होगा, ये देखो पहले क्या होगा, हमने ब्रेक मारना है, ब्रेक मारेंगे तो कार रुकेगा, तो विच ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एक्सर्टेड दिस फोर्स, ये जो फोर्स अप्लाई किया, हमने फोर्स अप्लाई किया कार पे, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया कितना, किस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, -5000 न्यूटन, हमने फोर्स अप्लाई किया कार पे पीछे के डायरेक्शन में ताकि वो रुक जाए, और कार क्या करेगा, कार क्या करेगा, कार ऐसे आगे की तरफ जा रहा था, तो कार भी अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करेगा, कितना सेम फोर्स 5000 न्यूटन, दोनों का फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से दोनों का फोर्स सेम होगा, तो फोर्स कितना अप्लाई होगा 5000 न्यूटन। आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो इस केस में देखो, अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग स्पीड ऑफ, सेम क्वेश्चन टाइप है, एक बुलेट है, इसका मास कितना है 20 ग्राम, ठीक है, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, हिट्स अ थिक मडी, ये यहाँ पे कुछ मड रहा होगा वॉल पे, थिक्स मडी वॉल पे जाता है और ये यहाँ पे पेनिट्रेट कर जाता है, कुछ इतना ऐसे पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, इतना डिस्टेंस ये पेनिट्रेट कर गया मान लो, इनटू इट टेक्स 0.03 सेकंड टू स्टॉप इन द वॉल, उसको कितना समय लगता है स्टॉप होने में 0.03 सेकंड, फाइनल कितना ले लेना है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रुक जा रहा है फाइनली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, एक्सेलरेशन निकाल दो तुरंत, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दो, u प्लस ए टी, ए इक्वल्स टू ये फाइनल 0 हो जाएगा, u इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल्स टू माइनस यू बाई टी, यू इज 120 बाई टी, टी इज 0.03, कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 4, माने कि -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन से वो रुक जाएगा, ठीक है, 0.03 सेकंड में इतना अपने आप को रोकते रोकते 0 कर लेगा, ठीक है। फिर पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द बॉल, बुलेट ने कितना फोर्स अप्लाई किया बॉल पे, तो देखो फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट
बुलेट ने कितना अप्लाइड किया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 20 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, ये होगा केजी में, एक्सेलरेशन कितना है 4000, ठीक है 4000, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 80 न्यूटन, 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा मैग्नीट्यूड वाइज, किस फोर्स अप्लाइड करेगा वॉल पे, ठीक है मैग्नीट्यूड वाइज, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन द वॉल, डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा कि उस 0.03 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बुलेट जैसे ही उसको पेनिट्रेट करेगा अंदर की तरफ, वो क्या होगा, कुछ जैसे अंदर की तरफ जाएगा, कुछ अंदर की तरफ जा रहा है, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मड है पूरा, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बुलेट आया तो इसको स्ट्राइक किया, अब ये कुछ डिस्टेंस अंदर तक गया होगा, मान लो यहाँ तक गया, ये यहाँ पे आके रुक गया, तो ये पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया कीचड़ में, मड में, ठीक है, तो निकाल लो भाई, कैसे निकालोगे, u दिया है, v दिया है, सब कुछ दिया है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, या ये भी लगा सकते हो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी लगा सकते हो, फाइनल क्या कर देना है, फाइनल तो 0 कर देना है, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2as, तो s इक्वल्स टू u माइनस यू स्क्वायर अपन 2a, और u की वैल्यू हमें पता है कितनी है, u की वैल्यू 120 मीटर पर सेकेंड है, माइनस 120 क्रॉस 120 अपॉन 2a, एक्सेलरेशन इज 4000, 4000 माइनस में है, माइनस 4000, ये लगा दो, ये 4000, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14400 अपॉन 8 इंटू 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये 18 टाइम्स में चला जाएगा मेरे ख्याल से, तो माइनस 1.8 मीटर, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8 मीटर अंदर की तरफ जाएगा, ये कितना पेनेट्रेट करेगा उसको, ये डिस्टेंस कितना होगा 1.8 मीटर, ये डिस्टेंस कितना होगा अंदर की तरफ 1.8 मीटर, ये वाला 1.8 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया, चलो ये देखो, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, मास कितना है 10 ग्राम, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, वेलोसिटी कितना 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम चल रहा है, स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, बुलेट था किसी वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करता है, ठीक है, एंड कम्स टू रेट, फाइनल कितना हो जाता है 0 हो जाता है, इन कितने सेकंड में 0.03 सेकंड में, 0.03 सेकंड में, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, सिंपल है, एक्सेलरेशन निकालो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू u प्लस 80 से एक्सेलरेशन निकालो, सेम लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज, बस डेटा में चेंज है, वहां 120 था यहाँ 150 है बस, तो उसके बाद ये निकालो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, उसके बाद s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दो, ये आ जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, बस सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसको सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से आ जाएगा आंसर, अगर सॉल्व कर लिया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये आंसर आया। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड collides with, देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, u इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, कोलाइड्स विथ, किसी चीज से कोलाइड करता है, मान लो ये ब्लॉक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोलाइड्स विथ किसी चीज से कोलाइड करता है, एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है मान लो, so this is the wooden block and this is the object, मास 1 kg है और मूव कर रहा है u स्पीड से और जाके कोलाइड कर जाता है, ठीक है, एंड स्टिक्स टू, चिपक जाता है जाके वुडन ब्लॉक में, जाके चिपक जाता है, ओके, वुडन ब्लॉक का मास कितना है 5 kg है, अब देन दे मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, अब चिपकने के बाद दोनों सेम स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, देखो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट मोमेंटम कितना था p इनिशियल,
पी इनिशियल कितना था इस बॉडी के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए देखो, मास m इंटू m1u1 प्लस m2u2। m1 कितना था 1 kg और ये स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना था 5 kg, उसकी स्पीड वो रेस्ट पे था, बोला है ना, वहां पे वो रेस्ट पे था, स्टेशनरी था, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, तो ये 0 हो जाएगा। तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इनिशियल होगा। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट हो गया ये, एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट फाइनल। अब देखो यहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो किसी ने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, जितने भी सारे फोर्सेस है वो सारे इंटरनल फोर्सेस है। आप बोलोगे भैया इसने तो फोर्स लगाया इस छोटे वाले ब्लॉक ने बड़े वाले पे, हाँ लगाया, और बड़े वाले ने भी उस पर लगाया, बिल्कुल सही है, दैट इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन वो इंटरनल फोर्सेस हैं, वो कौन से फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, इस सिस्टम के बाहर से कोई आके फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम को क्या हो जाएगा फिर कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। देखो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल हो जाएगा, पी फाइनल कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, सिंपल। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब पी फाइनल 10 kg मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसका निकाल लोगे फाइनल, फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल इज इक्वल्स टू 10, फाइनल इज m2 m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 कितना है, अच्छा दोनों सेम स्पीड से चलने लग रहे हैं ना, एक का मास कितना है, एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 5 kg, तो यहाँ पे v1 और v2 दोनों बराबर है, बोल रहा है कि दोनों सेम स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सेम वेलोसिटी से। ये 1 इंटू वी प्लस ये 5 इंटू वी, ये कितना हो जाएगा 6v, और 10 इक्वल्स टू 6v, तो v इक्वल्स टू 10/6, 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो जो अगर कॉमन वेलोसिटी से वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, वो कितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्राइक करने के बाद ये कॉर्डबोर्ड में जाके चिपक जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़ेंगे v स्पीड से, इसका वैल्यू होगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो इतने सारे टाइप के कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने सब कुछ देख लिया, न्यूमेरिकल बेस कितना, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से टाइप कवर हो सकते हैं। आप बाकी HC वर्मा सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी पहले सॉल्व कीजिए, सारे एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, सब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े आराम से। बस एक में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी दो इक्वेशन को, इसी दो फॉर्मूलों को यूज करके क्वेश्चन को सारे खत्म कर देना, ठीक है, क्वेश्चन उड़ा दो। तो चलिए, थैंक यू, एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।